बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11th के बच्चों के लिए, स्पेशली आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के लिए। तो बच्चों, पॉलिटिकल साइंस का आपका जो मिड टर्म का पेपर है वो अब आ चुका है, मिड टर्म का एग्जाम आ चुका है आपका। तो इसी को लेकर हम इस वीडियो में एक सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके ऑफिशियल एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए। यहाँ पे देखेंगे टाइमिंग आपकी 3 घंटे की रहेगी, मैक्स मार्क्स आपके 80 रहेंगे। वैसे इस क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है ना, वो पहले तो मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहेंगे उनके लिए भी आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इवन इस क्वेश्चन पेपर का ना जो आधा सॉल्यूशन है, ठीक है, आधा सॉल्यूशन वो हम इसके पार्ट नंबर 1 में ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है बच्चों, तो यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 करके, उसको आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, पिछली वीडियो में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक के, यानी कि सेक्शन ए जिसमें केस स्टडी, स्रोत वाला और कार्टून वाला क्वेश्चन था, इसको हमने किया था। और खंड नंबर बी के 6 से लेके 21 तक के जितने भी क्वेश्चन थे, और खंड सी के 2 मार्क्स के हमारे जो 22 से लेके 25 तक जितने क्वेश्चन थे, इनको हमने किया था। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा जो है इस क्वेश्चन पेपर का पार्ट नंबर 2 है, और इस वीडियो में हम आपके 4 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन है उनको कवर कर लेंगे, 6 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इवन आपका जो मैप रहेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है, यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारा सेक्शन नंबर ए था योग्यता आधारित क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन था बेसिकली केस स्टडी वाला। इससे संबंधित आपसे कुछ 4 मार्क्स से एक एक नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जिससे मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश में समझाया होता हिंदी में भी। ठीक है, फिर यहाँ पे स्रोत आधारित था, जिसमें 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन नंबर मतलब उसमें पार्ट में डिवाइडेड था बेसिकली, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर एक आपका चित्र वाला क्वेश्चन था इस तरीके से, ये जो है वो जो नए राज्यों का गठन है उसके बारे में था। फिर बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे, एमसीक्यू बेस्ड, हर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया हुआ भी था। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तभी आपको समझ में आएगा। ओके, नाउ यहाँ पे सेक्शन सी हमारा स्टार्ट हो गया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 24 ये हमने कर लिए थे। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम 25 से स्टार्ट करेंगे। वैसे मैंने बोल दिया 25, लेकिन हाँ 25 से इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखें, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान के द्वारा किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है। यानी कि आपको बताना है न्यायपालिका की जो शक्ति है, जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है, उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरीके से बहुत ज्यादा अच्छा बना रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप आंसर लिखोगे कि न्यायपालिका के बारे में, इसकी योग्यता के बारे में, जो भी न्यायपालिका में न्यायाधीश बनते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उनकी योग्यता के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया बच्चों कि जो भी व्यक्ति न्यायाधीश बनता है, ठीक है, न्यायाधीश यानी कि जज जो भी बनेगा, उसके लिए वकालत यानी कि कानून का विशेषज्ञ होना जरूरी होता है। ठीक है, डज नॉट मैटर कि आपको राजनीति आती है या नहीं, बट आपको कानून के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि जो भी न्यायाधीश होगा वो न्याय किसके अकॉर्डिंग करेगा, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। तो संविधान में क्या है, कानून है, तो उसे कानून का यहाँ पे पता होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बच्चों इनकी नियुक्ति के बारे में। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इनकी नियुक्ति के बारे में, अर्थात न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो बेसिकली कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति जो है कई 2-4 लोगों से और भी बात करके तब उसको नियुक्त करता है। इस संबंध में राष्ट्रपति यदि चाहे तो जो उसका उस जज का मेन मुख्य न्यायाधीश है उसकी सलाह ले सकता है, या फिर जो अन्य न्यायाधीश है उनसे परामर्श भी ले सकता है। तो इसी संबंध में जो राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है, यहाँ पे एक जो सिद्धांत है उसको बेसिकली हम कहते हैं प्रभावित करता है। कौन सा, इसे हम कहते हैं बच्चों सामूहिकता का सिद्धांत। ठीक है, आपके पेपर में 2 मार्क्स में आ सकता है कि सामूहिकता का सिद्धांत क्या है। तो राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीशों से परामर्श लेना ही सामूहिकता के सिद्धांत को यहाँ पे दर्शाता है। तो वही सेम पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब आती है इनके पद की सुरक्षा, इनकी न्यायाधीश का जो पद है उसको सुरक्षा दी गई है। कैसे कि कोई भी ऐरा गैरा आके उनको आसानी से कोई भी दोष लगा दिया उसे हटा नहीं सकता, यानी कि उनके पद को हटाने की जो प्रक्रिया है ना वो बहुत ही जटिल बनाई गई है। जैसे कि राष्ट्रपति की भी पता है हमें कि महाभियोग चलाया जाता है, महाभियोग का अर्थ क्या होता है, अब ये भी आपको समझा देता हूँ। देखो महाभियोग, चाहे हम न्यायाधीश के बारे में बात करें, चाहे
राष्ट्रपति के बारे में बात करें, दोनों के संबंध में ये चीज हो जाएगा कि यदि दोनों ही, चाहे राष्ट्रपति चाहे न्यायाधीश, दोनों ही संविधान के अधिकार क्षेत्र के बाहर, यानी कि जो संविधान कहता है उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं करते हैं, अपने अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं, अर्थात अपने अधिकारों के बाहर कार्य करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, तब उनके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है, और ये महाभियोग की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, मतलब पद की सुरक्षा है कि पहले तो उन्हें कोई जल्दी से हटा नहीं सकता है, हटाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, अगर हटाना है तो महाभियोग लगाना पड़ेगा। चौथी बच्चों, पर्याप्त वेतन एवं भत्ता। जितने भी न्यायाधीश होते हैं इनको आर्थिक रूप से काफी सुदृढ़ बनाया गया, काफी मजबूत बनाया गया है। उन्हें पर्याप्त वेतन दिया जाता है, उन्हें एक फ्री में घर दिया जाता है, और जब वे रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें काफी पेंशन भी दी जाती है। इससे जॉब पर रहते हुए भी न्यायाधीश काफी अच्छे आर्थिक स्थिति में रहते हैं। जॉब छूट भी जाती है, यानी कि जब वो रिटायर हो जाते हैं तब भी उन्हें थोड़ी बहुत पेंशन उसकी मिलती रहती है। और सबसे आखिरी ये है कि जब ये रिटायरमेंट हो जाएंगे तब इन्हें वकालत पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा आंसर है। तो ये आपने समझ लिया, बिल्कुल सिंपल वे मैंने आपको आंसर समझा दिया एकदम इजी तरीके से। ओके, नाउ जो बच्चे इंग्लिश में, आप यहां से पढ़ सकते हैं, हाउ इज द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी इंश्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट एंड फॉर सच मेजर्स। इस तरीके से आप लिख देंगे, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफ ऑफिस की पद की, एडिकेट सैलरी टू अलाउंस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 जो है, इसमें आपका ऑफिशियल में ना ये जो संसद के प्रमुख कार्य हैं ये वाला क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था। ठीक है, उसमें क्वेश्चन ऐसा था जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसीलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया इंपॉर्टेंट कार्य का। पहला क्वेश्चन इसमें दिया बच्चों, मतलब 26 में आपको चॉइस मिलेगी बेसिकली यहाँ पे। अब इसमें क्वेश्चन था कि संसद की संरचना को स्पष्ट करो। ठीक है, अब देखो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। कैसे कैसे? संसद की संरचना में एक तो होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे लोकसभा है तो यहाँ से आप सीधा सीधा एज इट इज लाइन वाइज लिख सकते हो एक पैराग्राफ फॉर्मेट में। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एग्जाम में हमेशा इस पॉइंट के फॉर्मेट में लिखो। ठीक है, जो भी आपके 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, इससे टीचर को लगेगा कि बच्चे ने ज्यादा भी लिखा है, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे, वो इजीली पढ़ भी पाता है और आपको मार्क्स आसानी मिल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या क्या आ गया हमारा कि संसद की संरचना को बताना है। तो आप पता क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया लोकसभा के बारे में, अभी मैं आपको बताऊंगा राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के 3 से 4 पॉइंट, ओके, एंड जो लोकसभा है इसके 3 से 4 पॉइंट आप 4 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन होगा इसमें लिख दोगे। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन संसद की संरचना आपका 6 मार्क्स में आएगा तो आप ये जितने पॉइंट मैं आपको बताऊंगा सभी लिख दोगे। क्या? ओके, नाउ चलिए आप शुरुआत करते हैं, क्योंकि बताना जरूरी होता है, फिर बच्चे कहेंगे कि सर आप इतना बड़ा बड़ा बता रहे हो क्यों। तो मैंने आपको बता दिया 4 मार्क्स में आएंगे, 3 3 4 4 पॉइंट, 6 मार्क्स में आएगा तो कंप्लीट है। तो बात करेंगे लोकसभा की। तो लोकसभा का चुनाव कौन करता है? आम जनता करती है, यानी कि हम लोग करते हैं मतदान प्रक्रिया के तहत। लोकसभा की जो बैठकें होती हैं इनकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष किया करते हैं। आपकी किताब के अकॉर्डिंग जो अधिकतम संख्या है इसकी वो है 552 लोकसभा की, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है तब से ये चेंज हो गई है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है बच्चों? 5 वर्षों का, और इसे हम चाहें तो 5 वर्ष से पहले भंग भी कर सकते हैं। इसे निचला सदन भी कहा जाता है, आम जनता का सदन भी कहा जा सकता है। और इस लोकसभा इस बेसिकली सदन में जो राष्ट्रपति होते हैं वो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को इसमें मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के बारे में ये पॉइंट आपको याद रखना है सारे के साथ। ओके, नाउ आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में। देन अब राज्यसभा की बात करते हैं। तो राज्यसभा का भी जो चुनाव है वो कौन करता है? ये चुनाव जनता नहीं करती, बल्कि जो हम चुनते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं, कि हमने जिन प्रतिनिधियों को चुना फिर वो आगे जाके इनको चुनते हैं। इसे हम ऊपरी सदन कहते हैं, यानी कि राज्यों की परिषद, क्योंकि इसमें जनता का हाथ नहीं होता है। इसके बैठकों की अध्यक्षता जो है वो उपराष्ट्रपति करते हैं, और इसकी अधिकतम संख्या हो सकती है बच्चों 250। अब देखो राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन कैसे? क्योंकि इसमें जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्षों का, यानी कि, और इसमें 6 वर्षों का कार्यकाल तो होता ही है, लेकिन ये पूरी तरीके से कभी भंग नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें 1/3 सदस्य, यानी कि अगर यहाँ पे मान लेते ये 250 है तो तकरीबन 83 सदस्यों का जो चुनाव है वो हर 2 ईयर में, हर 2 वर्ष में होता रहता है। इसीलिए ये एक स्थायी सदन है जो कि लोकसभा की तरह कभी भंग नहीं होता है। और इस सदन में भारत के राष्ट्रपति कला, शिक्षा, समाज सेवा, खेल ऐसे क्षेत्र में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपको समझ में आ गया लोकसभा और राज्यसभा के बारे में।
अगर यही क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में आएगा तो आपको एज इट इज ये 6 पॉइंट आपको इन दोनों के लिए देने हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका जो है वो 4 मार्क्स में आएगा तो 2 से 3 3 से 4 पॉइंट इसके लिख दो और 3 से 4 पॉइंट इसके लिख दो, बस, इससे ज्यादा नहीं। ओके ना, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, संसद के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो संसद के कौन कौन से प्रमुख कार्य होते हैं भाई, आइए देखते हैं। अब इनके कार्यों को पता है आप क्या कर सकते हो, पहले तो आप यहाँ पे ये देख लो संसद होती क्या है, यानी कि विधायिका क्या है। तो संसद सरकार का वह अंग होती है जो देश के लिए देश स्तर पर नीतियां बनाती है एवं संसद के पास संविधान की कई कार्यकारी शक्तियां होती हैं जो कि संविधान में कानून बनाती है, उसमें जोड़ भी सकती है, उसमें संशोधन भी कर सकती है। और ये कार्य कौन करती है, हमारी विधायिका यानी कि संसद। इसके कार्य बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ही साथ में आपको दिखा देता हूँ, 4 मार्क्स में पूछा गया है इसलिए मैं आपको टोटल 5 बता रहा हूँ, ठीक है। पहला कार्य होता है इसका बच्चों कानून बनाना। कोई सा भी विधानमंडल हो, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, इन सभी का सबसे जो मुख्य कार्य होता है, सबसे प्रधान कार्य होता है कानून बनाना। बात करें भारत की संसद की, तो संसद है यानी कि जो लोकसभा है वो उन विषयों पर कानून बनाती है जो कि संघ सूची में दिए हुए होते हैं, और राज्यसभा जो राज्य सूची होती है और संमति में दोनों ही बनाते हैं, ठीक है। तो संसद के 2 पार्ट है ना, तो 2 पार्ट में संघ सूची, संमति सूची, राज्य सूची, तो दोनों ही मिलके इन सूचियों पर कानून बनाते हैं, इन पर जो विषय दिए होते हैं। दूसरा है संवैधानिक कार्य। तो संसद ही पूरे देश में एकमात्र ऐसा निकाय है, एकमात्र ऐसी संस्था है, ऐसा संगठन है बेसिकली, जो कि यानी कि सरकार का एक ऐसा भाग है जो संविधान में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी कर सकता है, उसे संशोधित भी कर सकता है, कोई नया कुछ ऐड करना है तो वो भी यही करता है, ठीक है। तीसरा आ जाता है बहस का मंच। अर्थात संसद में हम सभी को पता है धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होता है। हर एक धर्म का, हर एक भाषा का, हर एक जाति वाले लोग जो है वो इसमें अपने विचार रख सकते हैं, उन सभी को आजादी होती है। संसद में कोई भी बात, कोई भी मुद्दा उठता है तो सभी को अपना मत देने का अधिकार यहाँ पे मिलता है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण। ये इसका एक बहुत बड़ा कार्य है। संसद के द्वारा, मंत्री परिषद के द्वारा कोई गलती कर दी जाती है या फिर वो जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं, यानी कि वचनबद्धता की जवाबदेही के लिए ये कार्यपालिका पर कई तरह से नियंत्रण करती है। जैसे कि पैसा मांगा है कार्यपालिका ने तो पहले पूछती है भाई पैसा कहाँ खर्च करोगे, सारी चीजें, ठीक है। कोई कानून बनाया है तो उस संबंध में बहस वगैरह होती है, इस पे ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर आता है न्यायिक कार्य। ये इसका एक बहुत बड़ा कार्य होता है, क्योंकि देखो संसद के पास इस देश का जो प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, इस देश के उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, साथ ही संघ व राज्य लोक सेवा आयोग, ये कौन होते हैं जो कि हमारी जो दक्ष प्रशासनिक मशीनरी, मतलब समझे, जो चैप्टर 4 में दिया हुआ है उसके बारे में, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं नौकरशाही। उसके जितने भी अध्यक्ष होते हैं जैसे कि सीएजी वगैरह, इन सभी के चुनाव में और इन पर महाभियोग यानी कि उनको उनसे पद के हटाने में, चाहे फिर वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट के वगैरह हाई जज जो भी हो, स्थायी नौकरशाही सदस्य जो भी हो, सभी के चुनाव में और उन पर महाभियोग चलाकर उनको हटाने का अधिकार इसी के पास है। तो संसद कितनी पावरफुल है अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। देश के लिए कानून बनाना, संवैधानिक संशोधन करना एक बहुत बड़ा बहस का मंच है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और कई तरीके के न्यायिक इसके कार्य हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे पॉइंट मैंने आपको बता दिए ना, अब इसमें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे इसको, है ना। तो मेन मकसद यही है कि आपको एकदम इजी वे में यहाँ पे समझाया जाए, ठीक है। आपको समझ में आ गया संसद की संरचना और संसद के प्रमुख कार्य। आप पहले लोकसभा के बारे में बता दोगे संरचना में और राज्यसभा के बारे में, 2 से 3 से 4 पॉइंट ज्यादा नहीं। फिर संसद के कौन कौन से कार्य होते हैं, तो संसद के ये कुछ अहम कार्य हैं। बात करते हैं इसको इंग्लिश में, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्री के स्ट्रक्चर में आप पहले लोकसभा के बारे में बताओगे, फिर सेकंड आपको बताना है राज्यसभा के बारे में, तो ये पॉइंट आपके राज्यसभा के बारे में हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी में हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ था कि जो फंक्शंस हैं किसके, पार्लियामेंट के, वो कौन कौन से, तो फंक्शंस यानी कि वर्क ये भी कह सकते हो एक तरीके से। तो सबसे पहला है बच्चों यहाँ पे लॉ मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस, फॉर्म ऑफ डिबेट, कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस। दैट्स योर आंसर। ओके वेल, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड में है संघवाद की मुख्य विशेषताएं, चैप्टर नंबर 7, ये आपको बताना है, और अनुच्छेद 257(1) का संबंध किससे, ये बताना। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये आपकी किताब में ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स का दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपका 2 मार्क्स का दिया गया आपकी किताब में, लेकिन इसे 4 में पूछा गया है। तो आइए मैं आपको बताऊंगा अभी आगे कैसे लिखना है। पहले बात करेंगे संघवाद की विशेषता।
तो भारत की अगर हम संघवाद की बात करें तो संघवाद भारत के संबंध में एक संस्थागत प्रणाली होती है, मतलब जिसमें दो संस्थाएं, मतलब जिसमें संस्थाएं बहुत सारी होती है। जैसे कि भारत में दो प्रकार की राजनीतिक संस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक प्रांतीय स्तर की यानी कि राज्य स्तर की, एक होती है केंद्रीय स्तर की। और दोनों ही, अब देखो प्रांतीय स्तर यानी कि राज्यसभा हो गई, दूसरी केंद्रीय यानी कि लोकसभा हो गई, और प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है, यानी कि प्रांतीय वाली राज्य स्तर पे, केंद्रीय वाली पूरे देश के स्तर पे अपने रूप में स्वतंत्र होती है। ठीक है। कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की जाती है। दोहरी नागरिकता पता है कहाँ पे होती है? जहां पर एक तो मान लेते हैं, अगर मैं आपको भारत की बात करूं तो भारत में एक तो कंट्री हो गई भारत, ठीक है, और एक किसी राज्य की बात कर लेते हैं, मान लेते हैं पंजाब। तो ऐसे में जो दोहरी नागरिकता होगी वो पता है क्या होगी? वो पहले तो इस पंजाब की नागरिकता होगी उसकी, और दूसरी नागरिकता इस भारत की होगी, यानी कि उसकी एक राज्य की नागरिकता अलग हो जाएगी और एक देश की यानी कि भारत की नागरिकता अलग हो जाएगी। ये दोहरी नागरिकता के अंतर्गत आता है। लेकिन भारत के संबंध में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत जो है उसमें एकाधी नागरिकता यानी कि राज्य की कोई नागरिकता नहीं होगी, बल्कि पूरी कंट्री की एक नागरिकता होगी यहाँ पे। ठीक है, ये चीज है। तो ये चीज आप इजिली समझ गए। फिर यहाँ पे ये है कि क्षेत्रीय या फिर स्थानीय जो महत्व के विषय हैं, इन पर प्रांतीय राज्य सरकार जवाबदेह होती है, और जो केंद्रीय लेवल के विषय होते हैं उन पर केंद्र जवाबदेह होती है। ठीक है। केंद्र और राज्य के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्याख्या होती है, जो संघर्षों का समाधान करती है। यानी कि भारतीय संघवाद की अगर हम बात करें तो उसमें केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पे कोई भी यदि टकराव होता है किसी भी कार्य को लेके, किसी भी कानून को लेकर, तो ऐसे में हमारे संविधान ने संघवाद के स्वरूप में न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से ये कहा है कि आप केंद्र और राज्य के मध्य किसी भी टकराव को रोकने के लिए कार्य करोगे। ठीक है। साथ ही साथ न्यायपालिका को केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की बीचों की जो शक्तियां हैं, इसका बंटवारा क्या है, इसका संबंध क्या है, और जो भी वाद विवाद उठते हैं, इन सब में सबसे अहम निर्णय लेने का किसको फैसला है, वो है न्यायपालिका। यहीं पे अगर हम बात करूं मैं केंद्र लेवल पे कौन कार्य कर सकता है, तो वो दिल्ली की जो सुप्रीम कोर्ट है वो करती है, राज्य लेवल पे जो हाई कोर्ट होती है वो करती है, इस तरीके से। ठीक है। तो भारतीय संघवाद की विशेषताएं आपको समझ में आ गई। दो स्तर की सरकारें हैं, प्रांतीय और केंद्रीय, यानी कि केंद्र और राज्य। एक हरी नागरिकता होती है जैसे भारत में है। ठीक है। प्रांतीय सरकारों को महत्व को यहाँ पे बताया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्वता को यहाँ पे दर्शाया गया। सिंपल सा आंसर ऐसे लिखोगे। अब इसी में आ जाता है दूसरा वाला क्वेश्चन, अनुच्छेद 257(1) इसका संबंध किससे? तो वैसे ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में है, 2 मार्क्स का, लेकिन 4 मार्क्स से पूछा गया, तो कुछ यहाँ पे चीजें अलग मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 257(1) इसके अनुसार ये कहा जाता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका, यानी कि जिसमें कार्यपालिका में स्थायी नौकरशाही, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये सभी शामिल होते हैं, राष्ट्रपति वगैरह, तो प्रत्येक राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति है उसका प्रयोग इस प्रकार किया जाए जिससे यह संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा उत्पन्न ना करे, कोई प्रतिकूल प्रभाव न डाले। आप समझे मतलब इसका? मतलब ये है कि जो राज्य की कार्यपालिका है, यानी कि विधानमंडल टाइप में, तो ये जो है वो अपना कार्य इस तरीके से करें ताकि जो लोकसभा है, यानी कि लोकसभा नहीं, मतलब जो संघ की कार्यपालिका है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। साथ ही साथ ये भी कहा गया है, यदि केंद्र सरकार चाहे तो अपनी आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकार को कुछ दिशा निर्देश दे सकते हैं यदि उनको दिक्कत हो रही है राज्य के कार्यों से। ठीक है। तो केंद्र क्या कर सकती है? राज्य को आदेश दे सकती है कि आप ऐसा मत करो, इसमें ये चेंजेस करो ताकि हमारा काम भी चलता रहे। अब इसी संबंध में कुछ एक बात और आ गई कि यदि राज्य सरकार, यानी कि जो राज्य है, जो गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, यदि ये अनुच्छेद 257(1) के तहत केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए जो पालन आदेश है उनका पालन नहीं करती है, या फिर असफल होती है, या फिर प्रभावी रूप से लागू कर नहीं पाती है, तो उस स्थिति में जो राष्ट्रपति है वो उस पर्टिकुलर एरिया में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा कोई राज्य है, यहाँ पे पंजाब राज्य है। ठीक है। तो यहाँ पे संघ की जो कार्यपालिका है उसने आदेश दिया है कि यहाँ पे सिख जो है, मान लेते हैं सिख यहाँ पे दंगे करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप जो है इस चीज को अच्छे से मैनेज करो ताकि ऐसा कुछ ना हो। ठीक है। लेकिन अब जो राज्य की कार्यपालिका होगी, ठीक है, यानी कि जो राज्य सरकार होगी, वो इनको नहीं रोक पा रही है, तो ऐसे में अब जो केंद्र सरकार रहेगी, क्योंकि राज्य ने तो अब मान ही लिया है कि वो अब नहीं कर पाएगी, असफल हो गई है, पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाई है, तो अब यहाँ पे जो संघ की कार्यपालिका है उसके तहत
राष्ट्रपति इस क्षेत्र में दंगे ना हो इसके लिए राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। ठीक है, बिल्कुल इजी वे में आपको मैंने आंसर समझा दिया है। ठीक है बच्चों, अगर आप सभी को क्वेश्चन का आंसर समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, यस सर आपने जो समझाया बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ओके वेल, यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए आंसर भी दिखा देता हूं। आंसर मतलब क्वेश्चन पहला रहेगा, राइट द मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म के मेन फीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, इन सभी को एक ही साथ। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हो, इनके क्वेश्चन के आंसर्स को। ओके वेल, सेकंड क्वेश्चन है, राइट द मेन फीचर्स हैं। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन लिख दिया मैंने, एक सेकेंड। अच्छा, आपको आर्टिकल 251 बताने बेसिकली। ठीक है, तो आर्टिकल 251 के बारे में आप ऐसे याद कर लेना। ठीक है, वैसे क्वेश्चन लिखना मैं भूल गया, और लेकिन आपको ऐसे ही आंसर लिखना। ओके वेल, जो बच्चे कह रहे थे कि सर मैप बता दीजिए, तो आइए अब हम एक एक करके मैप को समझें। तो मैप में हमसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि भारत का हमें एक मानचित्र दिया जाएगा, इसमें ABCD ये अंकित किए जाएंगे, जो कि 4 राज्य है। ठीक है, अब हमें इसे पहचानना है द्विसदनीय विधान मंडल के बारे में, और मैं आपको गारंटी देता हूं इस मैप की कि टोटल इसमें 4 तो ये बताए गए हैं इस क्वेश्चन पेपर में, 2 मैं आपको अलग जो और बताऊंगा, यानी कि टोटल मैप के जो 6 क्वेश्चन होंगे उसके अलावा आपके जो एग्जाम में 4 क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पूरे इस पॉलिटिकल साइंस की किताब में यही एक मैप है, द्विसदनीय विधानमंडल वाला। ठीक है, तो बड़े ध्यान से मैप को समझ लेना, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, यहां पर एक मैं आपको आपका जो किताब वाला मैप है वो दिखाता हूं एक बार। ये आपकी किताब का मैप है। तो यहाँ पे टोटल जो है वो अभी वर्तमान के टाइम पे 6 ऐसे राज्य हैं। कितने? 6 ऐसे राज्य हैं जो कि द्विसदनीय विधान मंडल, द्विसदनीय विधायिका वाले प्रांत हैं। ठीक है, 6। अब पहले हम यहाँ पे अपनी जो क्वेश्चन पेपर है इसमें देख लेते कौन कौन से पूछे गए। तो पहला क्या है बच्चों, आप सभी को पता है, पहला है हमारा यहाँ पे यूपी। दूसरा है यहाँ पे बी दिया हुआ है, तो बी क्या है बच्चों, यहाँ पे है कर्नाटक। सी दिया हुआ है, ये है हमारा महाराष्ट्र। और डी दिया हुआ है, ये है तेलंगाना, जैसे पहले हैदराबाद कहा जाता। तो अब आपको इसमें भरना कैसे, मैं पहले बता देता हूं कि आपको जो मैप है वो आंसर शीट में लगा के नहीं आना है। ठीक है, आपको आंसर शीट में जो मैप है वो लगा के नहीं आना है, क्योंकि आपको आंसर शीट में क्या करना है, इस तरीके से आपको टेबल दी जाएगी, क्रम संख्या 1 2 3 4 ऐसे लिखे हुए होंगे, और संबंधित अक्षर, राज्य का नाम, ये सब खाली होगा, इसमें आपको भरना पड़ेगा। जैसे हमने भरा है, संबंधित अक्षर ए है, राज्य का नाम है ए, नहीं, राज्य का नाम यहाँ पे बेसिकली यूपी होगा, ये गलत लिखा हुआ है। राज्य का नाम यहाँ पे बच्चों यूपी होगा, ये जो है ना ये ए है, ये यूपी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है बी। बी दिया हुआ है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, यहाँ पे है कर्नाटक, तो हमने यहाँ पे लिखा है बी। और सी है यहाँ पे महाराष्ट्र, जो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और डी आप सभी को पता है, ये है तेलंगाना। अब इसके अलावा 2 राज्य और ऐसे हैं जहां पे द्विसदनीय विधानमंडल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से एक आ जाएगा बिहार और एक आ जाएगा आंध्र प्रदेश। अब मैं आपको मैप में बता देता हूँ बिहार कहाँ है। तो यूपी के नीचे वाला ये जो भाग है ये आ जाएगा आपका बिहार, और डी के नीचे वाला ये जो भाग है ये आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, इस तरीके से। ठीक है, तो अब आपको मैप के संबंध में कोई दिक्कत नहीं होगी। टोटल आपके 6 क्वेश्चन बनेंगे मैप के संबंध में, जिसमें से सबसे पहला जो है वो यूपी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो है दूसरा वाला ये कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, सी आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, डी तेलंगाना हो जाएगा, ई जो है बेसिकली ये जो है वो बिहार हो जाएगा। कौन सा, ये वाला जो पार्ट है, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा बिहार, और ये वाला जो पार्ट है आपका ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, इस तरीके से। ठीक है, तो अब मैप की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बिल्कुल यही सेम मैप आने वाला। वेल, अब यहाँ पे जाते हैं हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 मार्क्स के। 3 क्वेश्चन होंगे, तीनों में ही आपको चॉइस भी मिलेगी। क्वेश्चन पहला दिया हुआ है बच्चों कि भारत की चुनावी व्यवस्था में सुधार के लिए आप क्या सुझाव देंगे, 7 साल लिखिए। तो आइए बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे कि भारत की चुनावी व्यवस्था में सुधार के लिए क्या क्या सुझाव मतलब कि क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक ही बार में मैंने आपको सारे पॉइंट आपको यहाँ पे दिखा दिए 6 मार्क्स। पहला सुधार जो कि हमारी तरफ से हो सकता है, सबसे पहला ये है कि चाहे संसद के लेवल पे हो चाहे विधान के लेवल पे, कि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, हर एक क्षेत्र में 1/3 जो सीटें हैं उन पर महिलाओं का चुनाव किया जाना चाहिए। यानी कि यदि 100 सीटें हैं
तो उसमें से कम 30 से 35 सीटों पर महिलाओं का चुनाव किया जाना चाहिए। इससे देश में महिलाओं की भी भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चुनावों में जो धन का प्रभाव होता है इस पे नियंत्रण रखा जाना चाहिए, इस पे कुछ कठोर कानून बनाए जाने चाहिए जिससे कोई भी अधिक धन को देकर कोई वोट वगैरह ना खरीद सके, यानी कि वोट बैंक की राजनीति ना चल सके। ठीक, तीसरा ये है कि चुनाव प्रचार में जो व्यक्ति जाति धर्म आदि को लेकर चुनाव प्रचार करता है कि यदि आप हिंदू धर्म के तो आप हमें वोट दो क्योंकि अन्य धर्म के लोग हमें इस तरीके से मानते हैं, हम अन्य धर्म के खिलाफ ऐसे कदम उठाएंगे, तो ऐसे में यदि धर्म के आधार पे जाति के आधार पे आप वोट मांगते हो तो उस चीज को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ चुनाव के दौरान जो भी हिंसा होती है, ठीक है, कोई भी, आप सभी को पता है कि चुनाव जीतने के लिए, आपने मूवीज में भी देखा होगा, रियल लाइफ में भी होता है कि चुनाव जीतने के लिए बहुत से लोग हिंसा का सहारा लेते हैं। तो ऐसे में हिंसा का सहारा जो लेता है उसके खिलाफ कड़े कदम उठाओ, उसकी बेसिकली उसको खत्म कर दो, उसकी पार्टी की सदस्यता को ही खत्म कर दो। साथ ही साथ जो व्यक्ति फौजदारी मुकदमे वाले, यानी कि जो भी जिसके ऊपर केस चल रहा है, ठीक है, वो यदि गलती से सीट जो टिकट होता है पार्टी का वो ले भी लेता है तो उसकी उस उम्मीदवारी को रद्द कर देना चाहिए। ठीक, साथ ही साथ जितने भी राजनीतिक दल हैं इनमें पारदर्शिता हो, लोकतंत्र हो और अधिक कठोर कानून है। सर जी कितने खतरनाक वर्ड यूज कर दिया आपने, देखो मैं बताता हूँ। सिंपल सा, जितने भी राजनीतिक दल हैं इनमें पारदर्शिता हो, अर्थात इनकी हर एक जानकारी लोगों के पास पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इनका चुनाव चिन्ह कुछ और है, बता कुछ और रहे हैं, हम किसी और को वोट दे रहे हैं, जा यहाँ पे रहा है। इनके बीच में लोकतंत्र होना चाहिए, यहाँ पे अधिक कठोर कानून। सिंपल सी बात है, जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके बारे में लोगों को स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए जिससे कि वो अपने उम्मीदवार को लोकतांत्रिक रूप से अच्छे से चुनाव कर सके। साथ ही साथ सबसे अहम जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे देश में जो सबसे अधिक वोट होते हैं जिसके पास, वैसी प्रणाली है, यानी कि सर्वाधिक जीत वाली प्रणाली है, तो इसकी जगह ये कहा जाता है समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली अपनाई जाए। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एक पार्टी को यहाँ पे वोट मिलते हैं, यहाँ पे पार्टी को जब वोट मिलेंगे तो अधिक से अधिक लोग जो सरकार है इसमें भाग ले पाएंगे। ठीक है, भारत की चुनावी प्रणाली में ये कुछ सुधार करने की आवश्यकता है और आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, वेल, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संसदीय चुनाव में कौन सी चुनाव पद्धति अपनाई जाती है, व्याख्या करो। ध्यान से समझो, क्या कहा गया है, संसदीय चुनाव में, यानी कि सिंपल सी बात है, हमारी जो सबसे अधिक वोट की जीत की प्रणाली है उसकी बात की गई है, वही लिख देंगे। भारत में अपनाई गई चुनावी प्रणाली का नाम है सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। अब देखिए कैसे आंसर लिखेंगे। सबसे पहले इसमें हम ये लिखेंगे कि इस प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में जिसके पास सबसे अधिक वोट होते हैं वही जीतता है, फिर चाहे अंतर एक ही वोट का क्यों ना। क्योंकि भारत में ये प्रणाली अपनाई गई। फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टियां हैं, एक ए पार्टी है एक बी पार्टी है, और टोटल जो है वो 1001 वोटों के लिए यहाँ पे चुनाव हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ए पार्टी को मिलते हैं 500 वोट, ठीक है, और बी पार्टी को मिलते हैं 501 वोट। तो यहाँ पे देखा जाए तो नॉर्मली वोट तो सभी के पास सबसे अधिक है, आधे आधे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे देश की प्रणाली जो है ना, ये सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, इसकी अहम विशेषता ये कि किसी के पास भी यदि वोटों का बेशक एक ही वोट ज्यादा हो, जैसे कि इस बी के पास केवल एक वोट जाता है, तो यही सरकार बनाएगा। ये सर्वाधिक वोट की जीत से प्रणाली का एक एग्जाम्पल था। ठीक है बच्चों, तो ये अपनाया गया है हमारे देश में। इसमें क्या होता है कि देश को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देते हैं। इसीलिए हम देखते हैं, जैसे मान लेते कभी यूपी के संबंध में चुनाव होते हैं तो उसको भी छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर वहां पे चुनाव होते हैं। पूरे देश में चुनाव होते हैं तो उसको राज्य लेवल पे बांट देते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। ठीक है, हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। मान लेते हैं यूपी क्षेत्र में यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं टोटल ये 5, तो हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पे चुन लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मतदाता होते हैं, यानी कि हम जो आम नागरिक होते हैं, जो वोट देने के लिए जाते हैं, जो अपना किसी नेता को चुनने के लिए जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक प्रत्याशी को वोट देते हैं। किसको? प्रत्याशी को, जो उम्मीदवार होता है हम उसको वोट देते हैं। और इसको हम इजीली नॉर्मल तरीके से, हमारे क्षेत्र का ही रहने वाला होता है तो हम उसे जानते भी हैं। इसके ऐसी जो प्रणाली है उसको अपनाने वाले देशों के नाम है यूनाइटेड किंगडम एवं भारत, एवं बहुत सारे हैं बेसिकली। अब देखो, ये जो सबसे अधिक वोट से जीत की प्रणाली है, यह एक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक वर्गों को एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद करती है। देखो सिंपल सा ऐसे समझ लो आप, ये निर्वाचन प्रणाली जो विभिन्न सामाजिक वर्ग हैं, क्योंकि जब भी चुनाव होता है
तो जितने भी वर्ग होते हैं अर्थात सभी वर्गों के लोग जो है वो इसमें वोट डालने के लिए आते हैं। इसका मतलब क्या है, यानी कि देश में जो चुनाव होते हैं ये एकजुटता का प्रतीक होते हैं। साथ ही साथ एक स्थायी सरकार बनाने का मार्ग यहाँ पे खुलता है, अर्थात क्योंकि हमें पता है कि जो भी जिसके पास भी अधिक से अधिक वोट होंगे, बेशक एक ही वोट का अंतर हो, वही स्थायी सरकार बनाएगा, यानी कि वही सरकार बनाएगा तो जो कि देश में जनता का बेसिकली हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व तो कर रही होती है। ठीक है, तो सिंपल सा आपको ये आंसर लिख देने हैं। ओके, वेल आप सभी को इस क्वेश्चन का भी आंसर समझ में आ चुका होगा कि इसकी बेसिकली विशेषताएं क्या है। ओके, नाउ एक बार आप चाहें तो दोबारा देख लीजिए। भारत में संसदीय व्यवस्था में क्या सुधार की आवश्यकता है, यानी कि चुनावी व्यवस्था में, तो चुनावी व्यवस्था में इन सुधारों की आवश्यकता पड़ जाती है। और सबसे अधिक वोट की जीत प्रणाली जो है इसकी क्या क्या विशेषताएं पे आती है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे आप चाहो तो देखेंगे, व्हाट सजेशंस वुड यू गिव टू इंप्रूव द इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया, राइट इन डिटेल। तो इलेक्टोरल सिस्टम के लिए क्या क्या आप सजेशन दोगे इम्प्रूव्स के लिए, तो ये रहेंगे सजेशन इम्प्रूव्स के लिए। ठीक है, द नीड फॉर रिफॉर्म्स इन द इलेक्टोरल सिस्टम। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि व्हिच इलेक्शन मेथड इज फॉलोड इन द इंडियन पार्लियामेंट्री इलेक्शन। कौन सा है वो, दैट इज द सिस्टम ऑफ विनिंग विद द मोस्ट वोट्स। इस तरीके तो आंसर आप इजी वे में ऐसे लिख देंगे। ओके, नाउ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ये जो है मतलब 6 मार्क्स का हमारा दूसरा क्वेश्चन में हमसे पूछा गया बच्चों, राष्ट्रपति की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी कि सॉरी जो विशेष अधिकार है, इसके जो प्रिविलेजेस है इसको आपको बताना है। तो इस संबंध में सबसे पहले तो हम लिखेंगे एक छोटी सी भूमिका क्या है, भूमिका ये है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति हालांकि देश का एक औपचारिक प्रधान होता है, राष्ट्रपति के पास में कार्यकारी, विधायी, कानूनी, आपातकालीन बहुत सारी शक्तियां होती है, बट राष्ट्रपति के जो हाथ हैं इन शक्तियों का उपयोग करने में बंधे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग तभी कर सकता है जब वो प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है, यानी कि पूरी तरीके से जितने भी अधिकार हैं, जितनी भी शक्ति, वो किसके पास है, ज्यादातर प्रधानमंत्री के पास है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के विशेष अधिकार की। तो विशेष अधिकार हैं इसके 3। सबसे पहला है विधेयक को सदन में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, दूसरा है वीटो शक्ति का अधिकार, और तीसरा है औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। अब एक एक करके हम इसको समझते हैं कैसे लिखेंगे। देखो, विधेयक को सदनों में पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि संसद के द्वारा जब विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, यानी कि कोई भी विधेयक होता है उसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि भाई ये जो विधेयक मेरे पास आया है ये फैसला देश के हित में नहीं है भाई, इसमें हाँ कुछ अभी तो कमी रह रही है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है कि उसको दोबारा से वापस भेज सकता है। लेकिन जब संसद दोबारा से राष्ट्रपति के पास भेजेगी तो उसे मजबूरन स्वीकृति देनी पड़ेगी, क्योंकि ये नियम है। ठीक है, उसके बाद वीटो शक्ति क्या है, वीटो शक्ति को हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है। कैसे, देखो, जब संसद के द्वारा राष्ट्रपति को कोई विधेयक भेजा जाता है, केवल धन विधेयक को छोड़ के, ठीक है, कोई विधेयक यदि भेजा जाता है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे अपने पास एक बहुत लंबे समय तक रख सकता है, क्योंकि हमारे संविधान में ये नहीं बताया गया है कि राष्ट्रपति को कितने टाइम के अंदर जो एक विधेयक है उस पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ, धन विधेयक के बारे में बताया हुआ है कि उसे 14 दिन के अंदर इसके बारे में कोई कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी को जो राष्ट्रपति है कि विधेयक को बहुत लंबे समय तक अपने पास रख सकता है, इसी को हम पॉकेट वीटो के संबंध में जानते हैं। ओके, तो दोनों ही आपके कंप्लीट हो गए। यहाँ पे पुनर्विचार के लौटा सकता है, बहुत देर तक अपने पास रख सकता है। उसके बाद औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो इसके तहत वो उसका जो एक राजनीतिक अधिकार है उसका प्रयोग करता है। कैसे, देखो, जब भी चुनाव होता है तो चुनाव के बाद यदि किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, अर्थात कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती है, या फिर गठबंधन की जो सरकार है, बहुत सारे गठबंधन एक साथ मिलके, पार्टी एक साथ मिलके सरकार नहीं बना पाती हैं, तब ऐसे में प्रधानमंत्री को चुनना राष्ट्रपति के लिए बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि उस समय एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जिसका पद स्थायी हो, जिसके पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति हो। अच्छा, एक चीज और, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री की नियुक्ति, इसके संबंध में आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। क्या कि हमें राष्ट्रपति पद की आवश्यकता क्यों होती है, तो प्रधानमंत्री के पद की नियुक्ति के संबंध में हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जब संसद भंग हो जाती है
ठीक है, आप ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ 4 मार्क्स के इस क्वेश्चन में। जब संसद भंग हो जाती है तो उस समय देश को संभालने के लिए जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है, गठबंधन की सरकार भी नहीं बनती है, तब ऐसे में राष्ट्रपति अपने राजनीतिक अधिकार का उपयोग करता है और अपनी तरफ से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और भारत में ऐसा समय रहा था 1989 से 1998, यानी कि तकरीबन 9 सालों तक ऐसा समय रहा था जब सरकार आई गई, सरकार आई गई, सरकार आई गई, इस तरीके से। ठीक है, तो ये है राष्ट्रपति के तीनों विशेष अधिकार। आई होप बच्चों बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों हमारा, प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की 3 भूमिकाओं का उल्लेख करो। यानी कि मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है प्रधानमंत्री, तो इस संबंध में इसकी भूमिकाएं हमें बतानी है। एक एक करके हम इसकी भूमिकाओं को यहाँ पे समझते हैं। तो भूमिका के संबंध में सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसकी एक बेसिकली एक भूमिका आप लिख दोगे। क्या? औपचारिक रूप से देश का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, लेकिन सरकार का जो प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। इसके पास कई ऐसी शक्तियां होती हैं जो कि सुनिश्चित करती हैं कि राज्य देश का विकास एवं संचालन कैसे किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे मतलब सिंपल सी बात है, हालांकि देश का जो प्रमुख होता है वो तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन सरकार का अपने प्रधानमंत्री होता है जिसके पास ऐसी शक्तियां होती हैं जो सुनिश्चित करता है कि राज्य यानी कि देश का विकास कैसे होगा, संचालन कैसे किया जाएगा। प्रधानमंत्री जो है जब अपने पद जो होता है उसकी शपथ ग्रहण करता है तभी मंत्रिपरिषद अस्तित्व में आती है, अर्थात मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, अब यहाँ पे जो पॉइंट है हमारे मेन पॉइंट है वो है ये 3 पॉइंट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये वाला मंत्रिपरिषद, इसके अस्तित्व का। दूसरा है बहुमत प्राप्त दल का नेता। तीसरा है मंत्रिपरिषद का प्रधान। तीसरा राष्ट्रपति को सलाह देना। कैसे लिखेंगे आंसर? प्रधानमंत्री की यदि मृत्यु हो जाती है, यदि वो त्यागपत्र दे जाता है, तो इसकी वजह से पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, जैसे वो बहुमत खोता है वो अपना पद भी खो देगा। दूसरा है मंत्रिपरिषद का प्रधान, अर्थात जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। वो ये तय करता है कि उसके मंत्रिपरिषद में कौन कौन से लोग मंत्री होंगे, किस मंत्री को कौन सा कार्यालय दिया जाना है, किसको कौन सा पद दिया जाना है, इस तरीके से। फिर ये राष्ट्रपति को सलाह भी देता है, जैसे कि प्रधानमंत्री एक तरफ तो मंत्रिपरिषद का प्रधान है, वहीं प्रशासन में जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी कानून बने जा रहे हैं, उन सभी के बारे में राष्ट्रपति को जो है ये सूचित करता है। तो इसी भूमिका की वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी कहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सरकार की केंद्रीय धुरी के संबंध में प्रधानमंत्री का वर्णन करो। तो आपको सेम एज इट इज जो आंसर मैंने यहाँ पे बताया है सेम आपको ये लिख देना है। और क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि प्रधानमंत्री की सरकार में भूमिका का वर्णन कीजिए, तो भी आपको एज इट इज सेम यही आंसर लिखना है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन को 3-4 तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है। तो आंसर मैंने आपको बता दिया इजी वे में। ओके, वेल यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के विशेष अधिकार तीनों ही आपको समझ में आ गए। ठीक है, पहला विशेष अधिकार विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना, वीटो शक्ति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति। दूसरा, सरकार में सर्वोपरि स्थान, बहुमत प्राप्त दल का नेता, मंत्रिपरिषद का प्रधान और राष्ट्रपति को सलाह देना। वेल, इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर देखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, डिस्क्राइब एनी 3 प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कौन से हैं? The will can be returned to the houses for reconsideration, veto power यानी कि prohibition, and formally appointment of prime minister. That's your answer for the president privileges. Second question is that mention any 3 roles of the prime minister as the head of the council minister. तो क्या क्या इसके 3 roles हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं। पहला, लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर and advising the president, इस तरीके से। okay, well that's your question answer. Now one of the last question is that कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया समझाइए अथवा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के महत्व को समझाओ। तो देखो, संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो है इसका जो आंसर मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने आंसर यहाँ पे बहुत बड़ा लिया हुआ है। हाँ, यहां से लेके अभी नीचे और आता है इतना बड़ा मैंने आंसर यहाँ पे लिया हुआ है, बट आपको करना कुछ नहीं है। इसमें से जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपके दिमाग में ना एक कहानी के तरीके से ये छाप देना कि संविधान बना कैसे था, इसके लिए मैंने ये पॉइंट लिए हैं। ठीक है,
तो पहले बात करेंगे संविधान के निर्माण की। तो संविधान निर्माण में सबसे पहला कदम उठाया जाता है बच्चों कैबिनेट मिशन के बारे में। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। ये होता क्या बेसिकली, तो ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में पूर्ण स्वराज के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन को भेजा जाता है, जो अपनी रिपोर्ट में ये कहता है कि भारत में जो निकाय है अर्थात संविधान जो सभा रहेगी, इसकी सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। सिंपल सा याद रखेंगे, कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, जिसमें संविधान सभा की सदस्य की संख्या 389 निर्धारित की जाती है। ठीक है, अब सदस्यों का वर्गीकरण कैसे किया गया, इसमें से ये बताया गया 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार के जहां से इनका प्रत्यक्ष शासन होता है वहां से रहेंगे। 4 जो है वो प्रतिनिधि रहेंगे चीफ कमिश्नर के प्रांत से, और 93 जो है वो भारतीय रियासतों से रहने वाले। ठीक है, तो पहला पॉइंट कैबिनेट मिशन का। फिर यहाँ पे आगे बात आ जाएगी, जब सदस्य संख्या निर्धारित हो गई, फिर होता है संविधान सभा का उद्घाटन। तो संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन होता है दिन सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे। 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, डॉक्टर सच्चिदानंद जो सिन्हा होते हैं, इन्हें ऐसे अध्यक्ष चुना जाता है, और ठीक इसी के अगले दिन यानी कि दूसरे दिन ही 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का मतलब स्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे कैबिनेट मिशन, विधिवत उद्घाटन, पहले अस्थायी अध्यक्ष के बारे में, फिर स्थायी अध्यक्ष। फिर यहाँ पे संविधान सभा के अगर हम जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष की अगर हम बात कर लें तो वो कौन थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इन्होंने 6-7 और लोगों को अपने साथ में लिया था अपने कार्य को करने के। फिर इसमें आया उद्देश्य प्रस्ताव। तो नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें बहुत सारी बातों को संविधान सभा के संविधान की प्रस्तावना, संविधान के उद्देश्यों को दर्शाया गया। ठीक है, फिर यहाँ पे संविधान सभा जैसे जैसे आगे बढ़ती चली गई, फिर हुआ ये 3 जून 1947 को माउंटबेटन की ये जो योजना थी, माउंटबेटन योजना, इसके अनुसार भारत और पाकिस्तान का यहाँ पे हो गया विभाजन। तो जो संख्या भारत के विभाजन से पहले 389 थी, वो अब संख्या रह गई 299। ठीक है, जिन्होंने भारतीय संविधान को अंजाम दिया। और इसकी सबसे अंतिम बैठक होती है बच्चों 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब 24 जनवरी 1950 को जब इसकी अंतिम बैठक होती है, एक सेकेंड, अंतिम बैठक से पहले आप ये देख लो कि इसकी एक बैठक होती है 26 नवंबर 1949 को। तो जब भारत का विभाजन होता है तब कितनी सदस्य संख्या बचती है, 299। तो उसके बाद धीरे धीरे करके और जनसंख्या कम होती जाती है इसमें, तो टोटल 284 सदस्य बनते हैं। इन्होंने ही संविधान के आखिरी रूप पर हस्ताक्षर किए थे, यानी कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन संविधान पर आखिरी कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए, तो 284। अब बात करते हैं संविधान सभा की अंतिम बैठक की, जो कि कौन सी थी, 166वीं बैठक। तो इस 166वीं बैठक में 24 जनवरी 1950 को यह तय किया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना जाएगा। ओके, एंड फिर उन्हें चुन भी लिया गया। फिर अंगीकृत जो भारतीय संविधान पूरा बनता है उसमें 395 अनुच्छेद होते हैं, 22 भाग होते हैं और 8 अनुसूचियां। लेकिन वर्तमान में ये चेंज हो चुका है। वर्तमान में 490 के आसपास अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और यहाँ पे 12 अनुसूचियां बन चुकी हैं। अगर बात करी जाए कि भारत जो है मतलब भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीने लगे थे, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, और कुल जो है 166 बैठकें हुई थी, जिसमें से सबसे आखिरी बैठक में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है बच्चों, बिल्कुल एक कहानी की तरह मैंने आपको समझा दिया, दोबारा समझा देता हूं। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, ये कहता है कि भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 रहेगी, जिसमें से सदस्य का वर्गीकरण इस तरीके से कर देता है। विधिवत उद्घाटन होता है इसको बच्चों 9 दिसंबर 1946 को, और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का चुना जाता है। लेकिन देखा गया कि हमें स्थायी अध्यक्ष की आवश्यकता है, तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनते हैं। 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव आ जाता है और 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत का विभाजन हो जाता है। फिर जो सदस्य संख्या भारत के विभाजन से पहले 389 थी, वो सदस्य संख्या अब 299 रह जाती है। और आखिरकार 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, और सबसे अंतिम इसकी बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति भी चुना जाता है।
भारतीय संविधान जो बनता है इसमें 350 अनुच्छेद, 22 भाग 8 अनुसूचियां होती हैं और कुल समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और 166 बैठकें होती हैं। दैट इज योर कंप्लीटली कि किस तरीके से आपका भारतीय संविधान बनता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बचता है हमारा आखिरी, स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का यहाँ पे क्या महत्व है, यानी कि आपको सिंपल सा बताना है स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बारे में। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर इस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले तो हम स्वतंत्रता के महत्व अर्थ को बताएंगे, इसकी परिभाषा को बताएंगे। तो कैसे लिखेंगे भाई? सबसे पहले इसका अर्थ, तो इसका अर्थ दिया गया बच्चों अनुच्छेद 19 में, कहा गया है भाषण एवं अभिव्यक्ति, संघ बनाने, सभा करने, भारत के किसी भी भाग में भ्रमण, बसने, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता आदि। अर्थात क्या कहा गया है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी हर एक नागरिक को भारत के, वो अपना संघ बना सकता है, अपनी सभा कर सकता है और भारत के किसी भी भाग में घूम सकता है, वहां पे अपना घर खरीद के रह सकता है, अपना कोई भी व्यापार वगैरह कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसके जो सटीक परिभाषा है वो परिभाषा ये है कि हमें अपनी इस स्वतंत्रता का, यानी कि अपने बोलने की स्वतंत्रता, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका उपयोग इस तरीके से करना चाहिए जिससे कि अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता पर नुकसान ना पहुंचे या फिर कानूनी व्यवस्था को ठेस ना पहुंचे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपको यहाँ पे अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप जो है वो किसी अन्य व्यक्ति को यहाँ पे गाली दे दो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप देश के लिए यहाँ पे एक तरीके से जो है वो आप देशद्रोही बातें कर सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको गिरफ्तार करके जेल में भी डाल दिया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना इसकी सटीक परिभाषा क्या है कि आपको ऐसे यूज करना है ताकि दूसरे को इससे हानि ना पहुंचे। ओके, देन यहाँ पे एक छोटी सी परिभाषा और बता दी गई भाषण और अभिव्यक्ति की, वो क्या है? वो ये है कि शांतिपूर्ण, यदि देखो आप जो है ये संघ बनाने, सभा करने की स्वतंत्रता के बारे में ये कहा गया है कि यदि आप ऐसा करते हो तो ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कब? तब जब आप शांतिपूर्ण तरीके से और बिना हथियारों के सभा करोगे तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप हथियारों के साथ में हुड़दंग मचाते हुए आप जो है रैलियां निकाल रहे हो और जिससे कानूनी व्यवस्था, भारत की जो कानूनी व्यवस्था है, भारत की शांति व्यवस्था है, भारत की जो नैतिकता है, इसको बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है, इसके खिलाफ आप बातें करते हो, इसके खिलाफ सभा करते हो, इसके खिलाफ संघ बनाते हो, तब आप पे जो है कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है। देन यहाँ पे कुछ और बातें ऐड हो गई हैं इसमें, तब तक आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे इजीली इस क्वेश्चन को नीचे पढ़ लेना। ठीक है, अनुच्छेद 20, तो बेसिकली अनुच्छेद 20 में ये कहा गया है कि किसी भी अपराध में अभियुक्त का दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना। अर्थात स्वतंत्रता का महत्व ये है कि इसके तहत कोई भी व्यक्ति यदि कोई अपराध कर देता है, कोई अभियुक्त है, कोई दंडित व्यक्ति है, तो उसको न्यायालय के द्वारा संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए न्यायालय ने इस बात को भी माना है कि हमारा जीवन जीने का जो अधिकार है, अनुच्छेद 21 जो है, इसको कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी भी रूप से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी कि हमारे जीवन जीने के अधिकार को आप छीन नहीं सकते हो। वो तभी हो सकता है जब आप कोई ऐसा अपराध करो जिसके लिए आपको भारतीय संविधान के जो कानून है उसके तहत आपको फांसी की सजा दी जाए, तभी आपका ये अधिकार छीन सकते हैं, अर्थात उससे पहले नहीं। ओके, वेल आखिरी यहाँ पे पॉइंट आ जाता है आरोपी या फिर अभियुक्त के अधिकार, जो दंडित व्यक्ति है, जो आरोपी है, उसके अधिकार। तो बेसिकली भारत ने जो स्वतंत्रता हमें दी गई है उसमें कुछ बातें ये कही गई हैं कि किसी भी नागरिक को यदि विशेष मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई है, कोई बहुत बड़ा बैंक रॉबरी किया है, कोई किसी पॉलिटिशियन को मार दिया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री किसी की हत्या कर दी है, तो ऐसे में उसे भी गिरफ्तार किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एवं उसको हिरासत में सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अगर उसको जेल में रखा जाएगा तो भी सुरक्षा मिलनी चाहिए, और यदि उसे बेसिकली कहीं और रखा जाता है पुलिस की हिरासत में तो भी उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि संविधान ये कहता है कि हर एक व्यक्ति चाहे कोई भी हो यदि अपराध करता है तो भी उसे सुरक्षा मिलेगी। साथ ही ये कहा गया कि जब तक न्यायालय इस बात को सिद्ध नहीं कर देता, जब तक न्यायालय उस व्यक्ति को कह नहीं देता कि ये अपराधी है, तब तक कोई भी व्यक्ति उसको अपराधी नहीं कह सकता। आपने न्यूज में भी देखा होगा, ये देखिए इसने किया अपराध, ये देखिए ये अपराधी है, लेकिन आप उसे तब तक मत मानो, न्यूज मीडिया, सोशल मीडिया कुछ भी कहे, जब तक आप उस अपराधी के संबंध में, उस व्यक्ति के संबंध में जो भी उसने गलत कदम उठाया है, जब तक न्यायपालिका कुछ नहीं कह सकती, आपके बात का यहाँ पे कोई मूल्य नहीं होता। ओके, तो आप सभी को समझ में आ गया स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के महत्व के बारे में। अदरवाइज आप चाहो तो इसमें कुछ और पॉइंट्स भी अपनी तरफ से ऐड भी कर सकती हो। ठीक है बच्चों, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं इजीली यहां से आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग प्रोसेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग प्रोसेस में आप पहले कैबिनेट मिशन के बारे में बताओगे,
फिर मेंबर का क्वालिफिकेशन कैसे होता है, सॉरी जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे होता है हो जाता है कभी कभी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली बाकी के पॉइंट, इसमें से आपको ज्यादा नहीं 60 से 70% लिखना है। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, राइट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम। तो फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम की क्या इंपॉर्टेंस है, तो इजीली इन पॉइंट्स को आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा इंग्लिश में यहाँ पे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर खत्म। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आज का हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर था बच्चों, ठीक है, आपके इस मिड टर्म के क्वेश्चन पेपर को कंप्लीटली हमने यहाँ पे समझ लिया है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको सबसे पहले ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा आपके पॉलिटिकल एग्जाम के लिए। सभी बच्चों को आपके पॉलिटिकल एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, और अच्छे से आप एग्जाम करके आना। और बाकी मैंने आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझा दिया है, और आई होप आपको समझ में आ भी गया। ठीक है, जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आ गए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप क्या करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ सकें, अपने क्वेश्चन पेपर को समझ सकें। साथ ही आप चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इससे आने वाले जो वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। इससे जब भी हम कोई नई वीडियो डाला करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप यूट्यूब ओपन करेंगे तो, या फिर लॉक भी लगा होगा ना फोन में, तो भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इन्होंने ये वीडियो डाली है, देख लो, है ना। तो इससे क्या होगा, आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहले तो आप जो क्या करो, सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद जो एक तरीके से घंटे का आइकन होता है उस पर आप क्लिक कर देना, तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ठीक है बच्चों, चलिए यहीं पे हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। एक बार फिर से आप सभी को आपके पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।